गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग जूझ पाठ को पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि अब लेखक को धीरे धीरे कक्षा में मन लगने लगा और पढ़ाई में भी उनकी रुचि और बढ़ गई। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 31। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, पशुओं को चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। जिस तरीके से मास्टर सौंदलगेकर कविताओं को गाते थे, आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए लेखक भी क्या करते थे, उसकी नकल करते थे, उसी तरह से गाते थे। इन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे जाता था, यानी कविताओं के अर्थ को समझने की चेष्टा करता था। मास्टर जिस प्रकार बैठते बैठते ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। वो जिस तरह से कविताओं को पढ़ाते हुए अभिनय करते थे, उसी तरह से मैं पानी लगाते हुए क्या करता था, अभिनय करने का प्रयास करता था, उसी तरह से जैसे मास्टर जी करते थे। क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान भी नहीं रहता था। अपनी कविताओं में अर्थात मास्टर जी द्वारा बताई हुई कविताओं का अभिनय करते करते मैं यह भूल जाता था कि क्यारियों में जो मैं पानी दे रहा हूं वह कब की भर गई हैं, यानी उसमें मैं इतना रम जाता था, इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इससे पहले मुझे कविताएं पढ़नी नहीं आती थी। मास्टर के कारण ही मैं सीख पाया कि दूसरी कविताएं भी उस तरह से आरोह अवरोह, गति, ताल, लय, इन सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ी जा सकती है। पहली बार पता चला उन्हें। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। यानी ये जो काम वो बता रहे हैं कौन कौन से, ढोर चराते हुए पशुओं को चराते हुए, पानी लगाते हुए खेतों में पानी देते हुए, और दूसरे काम करते हुए उन्हें अकेलापन लगता था, खटकता था कि क्या ये सब काम कर रहा हूं। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। देखिए मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेले नहीं रह सकता, तो उसे संगी साथी चाहिए। तो अकेले कोई भी काम करना हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे सखा, कोई और व्यक्ति हो जिससे हम बात करते हुए काम करें तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं और अच्छा लगता, अकेलापन नहीं खटकता। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगता कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा, कि अब कोई ना आए। क्यों? क्योंकि इससे उनकी कविताओं में, उनके अभिनय में क्या होगा, खलल पड़ेगा। तो पहले उन्हें क्या बुरा लगता था, अकेलापन। अब उन्हें क्या अच्छा लग रहा है कि अब उन्हें कोई डिस्टर्ब या परेशान ना करे। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी। अगर कोई आएगा तो हो सकता है संकोच का अनुभव हो, कुछ भी हो सकता है, अच्छा ना लगे कि उसके सामने मैं कैसे ऊंची आवाज में गा सकता हूँ, हो सकता है कोई गलत हो, कुछ भी। तो अब उसका कोई प्रभाव नहीं, कि जितना अकेला रहूंगा उतनी तेज आवाज में मैं गा सकूंगा। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है, यानी कविताओं को गाते हुए नृत्य किया जा सकता है। तो कविताओं को गाते हुए क्या किया जा सकता है, नाचा भी जा सकता है। अगर कोई रहेगा तो फिर संकोच का अनुभव होगा, अच्छा नहीं लगेगा कि कोई हमें देख लेगा। कभी कभी हमें अकेले में नाचना गाना अच्छा लगता है और कोई देखे तो हम शर्मा जाते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं, थुई थुई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी चाल, खुद की चाल में गाना शुरू किया।
यानी जैसे मास्टर सिखाते थे वो तो मैं सीखता ही था, उसके अतिरिक्त भी मैं कुछ कविताओं को अपनी चाल में, अपनी लय में गाना शुरू किया और उसके साथ नाचना भी शुरू किया। अनंत कर्णेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात बसरिए पांढरी गया धरणे वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर क्या कहा, गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। इस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। यानी मास्टर जिस अभिनय के साथ गाते थे, मैं उस कविता को और ज़्यादा अभिनय के साथ गाने लगा। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ की अपने एक्सप्रेशन होता है, भाव होते हैं, उस तरह के चेहरे पर भाव भी दिखने चाहिए। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। यानी मैं अब इतना अच्छा गाने लगा कि मास्टर को बहुत अच्छा लगने लगा और वह 6ठी 7वीं के बच्चों के सामने मुझसे गवाने लगे। पाठशाला के एक समारोह में उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं, यानी अब मुझे भी इम्पोर्टेंस मिलने लगा है। अगर आप लोग देखिएगा, अगर हमें शिक्षक क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं, हमें और प्रोत्साहित करते हैं, तो हमें लगता है ना हम कुछ स्पेशल हो गए, हम कुछ विशेष हो गए हैं। तो लेखक को भी वैसे ही लग रहा है कि मेरे कुछ पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के कारण, माफ कीजिएगा, मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे इन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का क्या है, हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। अब उन्हें लगने लगा कि कवि भी क्या है, मनुष्य ही है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। ये देखिएगा, शिक्षक जो हमें क्या करते हैं ना, हमारी जो छिपी हुई जो प्रतिभा है उसको जब सामने लाते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि हम वो कर सकते हैं। तो सौंदलगेकर ने लेखक को क्या किया, प्रोत्साहित किया कि तुम भी कविता कर सकते हो। और चूंकि लेखक का प्रयास भी वैसा था, तो इसलिए वो भी अपने आप को सोचने कि मैं भी कवि हो सकता हूँ। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगा कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। देखिए, कभी हर चीज में ही कविता देख लेते हैं। हमें कोई चीज लगे कि इस पर क्या कविता लिखी जा सकती है लेकिन कवि उसके भीतर छिपी हुई चीजों को देखकर उसे भी कविता का रूप दे सकता है। तो ये भी क्या करने लगे, जंगली फूलों पर, भैंसों पर, जो फसल हो, फूल पत्ती हो, हर चीज पर कविता में तुकबंदी करने लगे। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा, यानी अपनी चेट में पेंसिल और कागज रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही रेखा खींचकर लिखता था। यानी अगर ये सारी चीजें जो मेरे पास लिखने के लिए चाहिए वो नहीं होती थी, तो मैं क्या करता था, लकड़ी के टुकड़े से भैंस के पीठ पर ही लिखने लगता था। या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। जब वो मुझे अच्छी तरह से याद हो जाती तो मैं उसको क्या करता था, मिटा देता था। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। किसी रविवार के दिन वो देख लेते कि अब कविता पूरी हो गई है, तो वो जाके मास्टर को दिखाते, सुनाते कि ठीक ठाक हुई है कि नहीं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पृष्ठ संख्या 33 से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं जूझ।